हेलो दोस्तों। हॉरर रात्रि में आपका स्वागत है। आज की कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प और डरावनी होने वाली है, तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव के रहने वाले भंवर सिंह की। अब आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। मैं राजस्थान के एक दूर दराज के रेगिस्तान एरिया में बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से करीब 35 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव के और आसपास के गांव में छलावा का खौफ था। छलावा उस शैतानी ताकत को कहते हैं जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सके आपसे बातें करने की कोशिश करती है, और अगर आप उनके बुलाने पर जवाब दे दें तो वो आपकी जान भी जा सकती है। एक दिन जब मैं स्कूल से पढ़कर वापस आ रहा था तो माँ ने कहा कि आज से अकेले कहीं पर भी मत जाना। अगर कोई काम हो तो हमें भी साथ में ले लेना। माँ के चेहरे पर एक डर का भाव था जब वो मुझे ये सब समझा रही थी। मुझे उस समय खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो मैं माँ की इस बात से नाराज़ हो गया। उस दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं। इस बात से माँ भी नाराज़ हो गई। रात को जब पिताजी काम पर से लौटे तब माँ ने उन्हें मेरी सारी बातें बता दी, तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने उनकी मार भी खा ली, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। और फिर मैं माँ और पिताजी से नाराज़ होकर दादी के पास सोने चला गया और उन्हें बताया कि माँ और पिताजी मुझे खेलने जाने के लिए मना कर रहे हैं, और मुझे पिताजी ने तो मारा भी। तब मेरी दादी ने माँ ने मुझे बताया कि मेरी माँ और पिताजी ने मुझे मना क्यों किया था। उन्होंने मुझे आज दिन में गांव में हुए छलावे की घटना के बारे में बताया। दादी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में रहने वाले रामधन ताऊ जी को आज छलावा ने मार डाला है। जब मैंने उनसे पूछा कि यह छलावा क्या होता है तो उन्होंने मुझे छलावे के बारे में बता दिया। छलावा वो प्रेत शक्ति है जो किसी भी इंसान का रूप धर सकती है, चाहे फिर मैं हूँ या फिर तुम हो या फिर तुम्हारे माता पिता। छलावे का शिकार करने का तरीका बाकी बुरी शक्तियों से बिल्कुल अलग होता है। ये तुम्हारे किसी जानने वाले की आवाज़ में तुम्हें बार बार आवाज़ लगाते हैं, और अगर तुमने जवाब दे दिया फिर तुम उसके बस में हो जाते हो और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हो। छलावा तुम्हें अपने जगह और ले जाता है और तुम्हें वहां जाकर मार डालता है, और मारने के बाद वो तुम्हारी आत्मा में अपने बस में कर लेगा। दादी ने बताया कि आनंद ताऊ जी की आज दिन में खेत में काम करने गए हुए थे और उन्हें छलावे की उनकी पत्नी की आवाज़ में बुलाया और उन्हें गलती से उसके पीछे चले गए। उन्हें अजीब सा अवस्था में मिट्टी के टीलों की तरफ जाते हुए हमारे ही एक पड़ोसी बच्चे ने देखा था। बच्चे ने उन्हें राम राम भी कहा था, परंतु उन्होंने उसके अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। रामधन ताऊजी की लाश गांव में ही कुछ दूरी पर मिट्टी के टीबों में पड़ी मिली थी। मैंने जब दादी से पूछा कि उससे बचाने का क्या रास्ता है, तो दादी ने बताया कि अगर तुम घर से बाहर हो और तुम्हें कोई हम में से किसी की आवाज़ में बुलाए तो ध्यान रखना कि कम से कम 4 बार आवाज़ लगाए तो ही जवाब देना। उस समय तो मैंने दादी को विश्वास दिला दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु बचपन में इन बातों का ध्यान कौन रखता है। माँ और पिताजी ने मेरा बिना काम या बिना अपने साथ के बाहर जाना मना कर दिया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गांव में काफ़ी लोग छलावे का शिकार हो चुके थे। एक दिन मैं घर वालों की नज़र से छुपकर बाहर खेलने के लिए चला गया। मेरे घर से जाने के बाद जब घर वालों को पता चला कि मैं घर से गायब हूँ तो वो काफ़ी परेशान हो गए और आसपास मुझे ढूंढने लगे। मैं कब गांव से बाहर की ओर निकल गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। गांव के बाहर की तरफ एक खेत में पास कुछ भेड़ बकरियां चारा खा रही थी। मैं बकरी के बच्चों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि आज तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना बताए घर से बाहर आ गया था। इसलिए इसी डर के कारण जब वह आवाज़ दोबारा आई तो उस बुलावे को मैं जवाब दे दिया। परंतु मुझे क्या पता था कि जिस आवाज़ को मेरी अपनी माँ की आवाज़ समझ रहा था वो उसके छलावे की आवाज़ थी। उसके बाद मुझे नींद सी आ गई, और जब मेरी नींद खुली तो मैं घर की चारपाई पर सो रहा था और आसपास के काफ़ी सारे लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो रखे थे, और गांव के मंदिर के पंडित जी भी वहीं थे। इतने सारे लोगों के बीच एक साथ देखकर मैं बहुत डर गया और रोने लगा।
तब मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे चुप कराया। पंडित जी ने बताया कि वो पास के गांव में पूजा करवा कर वापस गांव आ रहे थे। तब उन्होंने मुझे मिट्टी के टीबों की तरफ जाते हुए देखा और जब उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी बहुत दूर उन्होंने मेरा पीछा किया और उन्हें पता चल गया कि मैं छलावे के बस में आ गया था। तो पंडित जी ने हनुमान चालीसा का पाठ कर मुझे छलावे के बस से निकाल लिया और मुझे गोद में उठाकर गांव ले आए। मेरे पिताजी और घर वालों ने पंडित जी के चरण स्पर्श कर उनका शुक्रिया अदा किया। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि छलावे के वार से बचना मुश्किल है, वो दोबारा इस बच्चे को ले जाने के लिए कोशिश जरूर करेगा। पंडित जी ने मेरे परिवार वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी। उस दिन के बाद मैं डर के साए में रहने लगा, परंतु अब मुझे दादी की सलाह हरदम याद रहती थी कि अगर कोई 4 बार आवाज़ लगाए तो उसके बुलावे पर जवाब देना है। मैं मेरे माता पिता के साथ सोने लगा और डर हरदम मेरे ऊपर हावी रहता था। इस घटना के 3 दिन बाद जब रात में मैं गहरी नींद में था तो मुझे मेरी दादी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मेरी आंखें खुली तो वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, परंतु उसी समय मुझे मेरी दादी की कही बात याद आ गई कि अगर 4 बार तक आवाज़ न लगाए तो जवाब मत देना। 2 बार मुझे मेरी दादी के बुलाने की आवाज़ आ चुकी थी और मैं बहुत डर गया था कि ये छलावा ही है और अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। परंतु फिर भी मेरी दादी के द्वारा बताए गए रास्ते के कारण मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, परंतु माँ को मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी दादी की आवाज़ ने मुझे तीसरी बार बाहर आने के लिए कहा, परंतु मैंने बुलावे का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर इसी डर के में मैं लेटा रहा और अपनी माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश करता रहा, परंतु वो जाग ही नहीं रही थी। जब 3 बार आवाज़ आने के बाद चौथी बार आवाज़ नहीं आई तो मैं समझ गया कि मेरी दादी सही कह रही थी। ये छलावा ही था जो मुझे फिर से लेने आ गया था, क्योंकि उसका पहला प्रयास पंडित जी ने विफल कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब सुबह के समय मेरी माँ उठी तो उन्होंने मुझे अजीब सी अवस्था में डरे हुए देखा। पिताजी को तुरंत जगाया और मुझ पर पानी के छींटे डाले। तब मैं होश में आ गया। मैंने माँ और पिताजी को बताया कि रात में दादी जी ने मुझे 3 बार आवाज़ लगाई थी। फिर मैंने आप लोगों को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु आप लोग नहीं उठे। तब पिताजी ने सुबह दादी जी से पूछा कि क्या आपने ऐसा किया था, तो दादी जी ने साफ मना कर दिया। तब हम लोग समझ गए कि ये वो छलावा ही था। सुबह हमें पता चला कि गांव में ही रहने वाला एक आदमी रात में छलावे का शिकार हो चुका है। तो गांव वाले ने पंचायत बुलाई और सबको इसका इकट्ठा कर दिया। पंडित जी के इस छलावे से मुक्ति प्रदान करने के लिए कोई उपाय करने के लिए कहा गया। तो पंडित जी ने कहा कि ये काम मेरे बस का नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। मैंने इतनी साधना नहीं कर रखी कि मैं उनके अकेले सामना कर पाऊं, परंतु एक बड़े पंडित जी हैं जिनको मैं मानता हूं, वो ये काम कर सकते हैं। उनको अगर गांव में बुलाया जाए तो उस छलावे का इस डर से हम सबको मुक्ति करा सकते हैं। पंडित जी ने उन बड़े पंडित को बुलाया और सारी समस्या के बारे में उनको बता दिया। पंडित जी ने कुछ धागे निकाले और सबको अपने अपने घर के बाहर बांधने को कह दिया, सिवाय पंडित जी के घर को छोड़कर। हर एक गांव वाले ने अपने घर के बाहर वो धागा बांध दिया और पंडित जी ने पूजा की तैयारी की अपने घर में और रात होने का इंतजार करने लगे। रात को जब छलावा शिकार पर निकला तो हर घर के बाहर पवित्र धागे बंधे होने के कारण वो उस धागे के तेज से को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंत में उस पंडित जी का घर बिना धागे के मिला तो उसने पंडित जी को आवाज़ लगाई। बड़े पंडित जी तो आज उस छलावे का खात्मा करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। पंडित जी ने उसकी आवाज़ का जवाब दे दिया और घर से बाहर निकल पड़े। घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही छलावे ने उनको अपने वश करने की कोशिश की तो बड़े पंडित जी ने मंत्रों का कुछ उच्चारण कर उस छलावे को अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया और फिर उस पंडित ने उस छोटे पंडित को छलावे की वश में से मुक्त कर दिया और उसके वहीं पर ही पूजा करने लगे। पिताजी बता रहे थे कि पंडित जी ने रात भर पूजा पाठ किया और उस शैतानी छलावे से पूरे गांव वालों को मुक्त कर दिया। आज उस घटना को करीब 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
परंतु आज भी जब कभी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मानो या ना मानो, इस दुनिया में प्रेत शक्तियाँ भी होती है और ये मैंने खुद महसूस किया है। इसलिए कभी भी किसी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता, हो सकता है कि उसका अगला शिकार आप हो। तो दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक भूतिया नदी के बारे में। यह घटना एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के साथ घटी थी। आगे की कहानी मैं उसी के नज़रिए से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है और मैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। तमिलनाडु के ही एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपने 12वीं की पढ़ाई के बाद दाखिला लिया था। यह घटना जब हुई थी उस समय मैं कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में आने के बाद मेरे कुछ दोस्त भी बन चुके थे और हम सब पढ़ाई के साथ साथ बहुत मस्ती भी किया करते थे। अक्सर जब भी कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो हम सभी कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। एक बार की बात है, हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ ही था कि हम एक हॉस्टल में रहने वाले सभी दोस्तों ने पास ही की पहाड़ी पर नाइट आउट करने का प्रोग्राम बनाया। हम सब का प्लान था कि हम रात भर उसी पहाड़ी के ऊपर बैठकर वहाँ की सुंदर वादियों का आनंद लेने वाले थे। दक्षिण भारत के अंदर कई जगह ऐसी है जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है, और ऐसी ही वह एक जगह थी जहाँ भी हम जाने वाले थे। ये जगह हमारे हॉस्टल से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। अगले 2 से 3 दिन में पूरा हॉस्टल खाली होने वाला था क्योंकि सभी छात्र अपने अपने घर जाने वाले थे। इसलिए हमने जिस दिन हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसी दिन रात को वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया, और हम सबका प्लान था कि हम नाइट स्टे पहाड़ी पर ही करने के बाद 2 दिन वहाँ के आसपास की जगहों पर घूमकर अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। जिस दिन हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी उसी दिन हम रात के अंदर हॉस्टल से निकलकर हम पहाड़ी की तरफ चल पड़े। डेस्टिनेशन के लिए हमने निश्चित जगह पर पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। इसलिए हम सब ने रात में वहीं आसपास में घूमने का प्लान बनाया और सुबह जल्दी जल्दी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। हम सब ने उसी रात वहीं आसपास ही एक होटल में खाना खाया और आसपास के अंदर जो भी घूमने लायक जगह थी जो रात के अंदर खुली रहती थी वहाँ का आनंद लिया। सुबह करीब 5 बजे हम सब ने पहाड़ पर चढ़ने का सोच लिया था कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमें कोई जंगली जानवर भी दिखाई दिया। माना जाता है कि जानवरों को अगर आप परेशान नहीं करो तो वह आपको कभी नुकसान नहीं करते, और यही हमारे साथ भी हुआ था। हमने अपने रास्ते में जा रहे कई जंगली जानवरों को अपने सामने देखा, पर हमने कुछ किया नहीं। हम पहाड़ी के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ की सुंदरता को देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम अपने साथ साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे। हॉस्टल में रहने वाले लड़के मैगी की कीमत को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए हम सभी ने अपने साथ मैगी के पैकेट और कुछ खाने का सामान लेकर चल दिए थे। हमने वहीं पर आग जलाकर चाय बनाई और चाय के साथ मैगी भी बनाई। फिर खा पीकर मस्त होकर थोड़ी दूर बैठने के बाद हम आपस में बातें करने लगे। मेरे कुछ दोस्त अपने साथ शराब की बोतल भी लेकर आए थे, इसलिए हम सब ने एंजॉय करने के लिए वहीं पहाड़ी के ऊपर बैठकर शराब पी। हम सब ने शराब सीमित सीमा के अंदर ही पी थी क्योंकि हमें पता था कि हम घर के अंदर नहीं हैं, हम एक पहाड़ी के ऊपर हैं और पहाड़ी के ऊपर कोई भी इधर उधर पैर फिसल जाने का डर बना रहता है। हमें पहाड़ी और वहाँ के आसपास के क्षेत्र के अंदर घूमते हुए पूरा दिन निकल चुका था। लगभग शाम के समय हमने पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का निर्णय लिया और अब हम सब अपना सारा सामान पैक करके पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे उतरने की ओर उतरने लगे। हम 7 दोस्त एक साथ थे, दिन भर थके हुए भी थे। हम में से कोई भी उस दिन नहाया नहीं था। पहाड़ी के नीचे उतरते हुए हमें करीबन 2.5 से 3 घंटे लग चुके थे और अब हम अंधेरा भी वापस होने लगा था।
हम सब जंगल के अंदर बने हुए छोटे छोटे रास्तों के आगे और जा रहे थे। एक दूसरे पहाड़ की तरफ हमारा रात में रुकने का प्लान था। हमने चलते चलते पानी की बहती धारा की आवाज़ सुनाई दी। सुबह से नहाए धोए नहीं थे और थकान भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए हम सब ने वहीं नदी के अंदर नहाने का मन बना लिया। हमने पास ही में देखा तो एक नदी बह रही थी। इस क्षेत्र को हम बारीकी से नहीं जानते थे, इसलिए हमें नदी का नाम नहीं पता था, परंतु इतना ज़रूर पता था कि अगर नदी में स्नान कर लेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। हम सब ने वहीं नदी के किनारे ऊपर अपना सारा सामान रख दिया और सभी नदी में नहाने के लिए नदी में उतर गए। नदी का बहाव कुछ ज़्यादा नहीं था, परंतु रात का अंधेरा हो रहा था, इसलिए सावधानी भी बहुत ज़रूरी थी। हम सब सावधानी से वहीं पर नहा रहे थे। हम सब ने नदी का अंदर नहाया और वहीं नदी के किनारे ऊपर बैठकर अपना खाना बनाया और खाना भी खाया और फिर आगे की चढ़ाई के लिए तैयार होने लगे। नदी से निकलने के बाद हम हमारी अगली लोकेशन दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने लगे। रात का समय था, परंतु हमारे पास पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए रोशनी के लिए लाइट वगैरह साधन था, इसलिए हमने इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हम सबका अलावा और भी कोई हमारे आसपास चल रहा है, परंतु इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह जंगल का क्षेत्र था। इसलिए हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारे आसपास की किसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जंगली जानवर भी हमारे आसपास ही चल रहा हो। मेरा जो दोस्त सबसे पीछे चल रहा था, अचानक उसने नीचे की ओर देखकर कहा कि भाई, हमारे पीछे भी शायद कोई और भी घूमने के लिए आ रहे हैं और वो भी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। जब हमने थोड़ी दूर पर वहाँ रुककर देखा तो हमारे पीछे कोई भी नहीं था। रास्ता पूरा खाली था, परंतु जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी थी, इसलिए हमने अपनी चढ़ाई पूरी करने की कोशिश की। हम पहाड़ के ऊपर आ चुके थे और वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते रात के 1 बज गए। हमने जंगली जानवरों से बचने के लिए पहाड़ी के ऊपर ही एक सपाट मैदान के ऊपर बैठकर वहाँ पर आग जला ली और अपने साथ लाए हुए फ्लेवर हुक्के के अंदर फ्लेवर डालकर हुक्का बना लिया और सभी हल्का हल्का फुल्का हुक्का पीने लगे। तभी मेरे एक दोस्त को ऐसा लगा कि किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया है, जबकि हम सब एक साथ ही बैठे हुए थे, तो हमें भी ऐसा लगा कि साथ वाले किसी दोस्त ने उसके साथ मजाक किया हो, परंतु सभी ने मना कर दिया। लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि हम सब जानते थे कि हम सब एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं, इसलिए हम में से ही किसी ने उसे धक्का दिया होगा। यह हम सब सोच ही रहे थे कि लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे आसपास से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ हो और साथ में ही कभी कभी जंगल जानवरों की आवाज़ भी आने लगी थी। रात में लगभग 2:30 का समय हो चुका था और हम लोग हमारी शराब पीने लगे थे। अचानक से हमारे आसपास के कौवों का काँव काँव करने की आवाज़ आने लगी। इतनी रात में कौवे आवाज़ नहीं करते हैं। हम में से कोई भी भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करता था और जवानी का जोश भी था, इसलिए हम बेफिक्र होकर बैठे हुए थे। हम सब शराब के नशे में डूबे हुए थे कि अचानक से मेरे एक दोस्त का किसी ने पैर पकड़कर खींचा। इतना होने के बाद भी हमें ये विश्वास नहीं था कि शायद ये हरकत किसी और ने किया हो। हमें अभी भी यह लग रहा था कि ये हम में से ही किसी एक का काम हो सकता है, जो शायद हमारे साथ वाले के साथ मजाक कर रहा हो, परंतु अब स्थिति बहुत ही भयंकर होने वाली थी। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हरकतें होने लगी। कभी कोई हमारे कान के अंदर आकर कुछ बोलता तो हमें ऐसा लग रहा था कि कभी कोई हमें पीछे से आकर स्पर्श करता। एक बार तो हद ही हो गई, हमारी शराब की बोतल हवा के अंदर लहराने लगी थी। हमें अब थोड़ा सा डर का एहसास होने लगा। हमें लगा कि शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं, परंतु बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी कि अब हम नीचे भी नहीं उतर सकते थे, क्योंकि हम सभी के नशे में थे। अगर किसी का पैर फिसल गया तो जान पर भी बना सकती थी। इसलिए हमने अब थोड़ा ध्यान रखने का फैसला किया और वहीं पर बैठकर एक दूसरे पर ध्यान रखने लगे कि कौन किसके साथ मजाक कर रहा है। परंतु हमारे साथ जो भी हरकतें हो रही थी वह हम में से कोई ना कोई नहीं कर रहा था।
यहाँ कोई दूसरी शक्ति थी जो हमारे साथ हरकतें कर रही थी। हम सब बैठे हुए थे कि तभी मेरा एक दोस्त अचानक से उठा और एक अजीब सी स्थिति के अंदर अपने शरीर को कर लिया। वह बिल्कुल तिरछा हो चुका था और अपना सिर बिल्कुल पीछे करके उल्टा चलने लगा। हम सब यह देखकर बहुत डर गए थे। वह अब जोर जोर से हंस रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम ये क्या हो रहा है। हम उसे पकड़कर सीधा करने की कोशिश करने लगे, परंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा। इतने में हमारे पास से ही किसी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। देखने में लग रहा था कि कोई आदमी था और इसकी आवाज़ बहुत ही भारी और भयानक थी। पूरी रात हमारे साथ ऐसे ही कुछ होता रहा। मेरा दोस्त बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। कभी उसके हाथ में चोट लगी थी तो कभी उसके पैर में। एक बार तो उसने एक चट्टान पर सिर मारने की कोशिश की, जिससे उसके सिर में ज़्यादा चोट लग गई। हम सब ने उसे अब पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने हम सब से ज़्यादा जान थी। हम सब एक साथ मिलकर भी उसको काबू नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही रात का समय निकल गया और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी निकली, हम सब घर जाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। हमने अपने दोस्त का साथ लिया और सबसे पहले उसको अस्पताल में भर्ती करवाया एवं हमारे घर वालों को फ़ोन करके बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम सबके घर वाले वहाँ पर आ चुके थे और जब उन्होंने मेरे दोस्त को देखा तो वह हॉस्पिटल में आने के बाद भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। मेरे दोस्त की आवाज़ को हम अच्छे से जानते थे, परंतु जब वह रात वाली घटना के बाद कभी भी बोलता था तो उसकी आवाज़ बदली हुई थी। वह मेरे दोस्त की आवाज़ नहीं थी। उसके घर वालों ने हमारे घर वालों की उसकी हालत देखी। उनमें से समझदार लोगों को समझ में आ गया था कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया आ चुका है। इसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। हमारे घर वालों ने अपनी जान पहचान वाले पंडित जी को हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और हमारे दोस्त को उनको दिखाया। पंडित जी ने बताया कि उनके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया आ गया है और शायद ये पानी के अंदर वाले रहने वाले भूत की आत्मा है। पंडित जी बहुत विद्वान पंडित थे। ये हमारे घर वालों ने हमें इससे पहले कभी बार बता चुका था। वे इन सब काम के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। पंडित जी ने हमसे पिछली रात के बारे में विस्तार से पूछा तो हमने बताया कि हमने रात के समय में जंगल के अंदर एक नदी में स्नान किया था। पंडित जी ने हमें बताया कि रात में पानी के अंदर बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, इसलिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में रात में पानी को स्रोत के अंदर नहाने के लिए मना किया हुआ है। पंडित जी ने उस लड़के को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के लिए कहा और उसे घर लेकर चलने की कहा ताकि वो उसका इलाज सही और विधि विधान से कर सके। मेरे उस दोस्त को बाहरी चोट लगी थी। उन चोटों का इलाज डॉक्टर ने कर दिया था। जहाँ जहाँ पर उसके घाव थे वहाँ वहाँ पर डॉक्टर ने पट्टियाँ बांध दी थी और उसके बाद हम सब उसे घर लेकर चले गए। पंडित जी ने घर आने के बाद कुछ पूजा पाठ किया और कुछ अभिमंत्रित जल उसको पिला दिया और एक ताबीज़ उसके गले में भी डाल दिया। ताबीज़ उसके गले में डालने के बाद उसकी आवाज़ भी बदलनी शुरू हो गई, पर अभी उसका शरीर बिल्कुल टूटा हुआ था। उसके शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद से कोई काम कर सके। पंडित जी ने हम सबको भी एक एक ताबीज़ बनाकर दे दिया और आगे से रात के अंदर ऐसी किसी भी जगह जाने के लिए हम सबको मना कर दिया ताकि हम सब ऐसी परेशानी से बच सकें और आगे से हमारे साथ ऐसी कोई हरकत ना हो। हम सब ने उस दिन के बाद से कसम खा ली थी कि हम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का असर हो सके। पहले हम सब इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, परंतु जब से हमारे दोस्त के साथ ये सब घटना हुई उसके बाद हमारा भी आत्मा में और भूत प्रेतों के अंदर विश्वास बन गया था। मैं रोज़ तो नहीं, परंतु जब भी मुझे समय मिलता है भगवान की पूजा पाठ अवश्य कर लेता हूँ।